हे एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और भाई ये टॉपिक +2 की बायोलॉजी से है, जो कि नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस लेसन से आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, जो आपको आसानी से 12 से 16 मार्क्स देके जाते हैं। हम 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किससे भाई? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, क्योंकि हमारे दैनिक लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। और इस वीडियो में हम स्पेशली भाई हमारे इन नोट्स के थ्रू, इस नोट्स के थ्रू, ये एक ही पेज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ फिनिश, ठीक है। एक प्रकार से आपकी सिंपल रिवीजन है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। जो तू पढ़ के जाएगा ना वही पेपर में आएगा, उससे बाहर नहीं मिलेगा तुझे, समझ रहा है? तो अच्छे से इस वीडियो को कवर अप कर लेना भाई। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ह्यूमन, ठीक है भाई। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मतलब एक आपका कब कौन कौन करता है? मतलब एक मेल पार्टनर होता है और एक क्या होती है? फीमेल पार्टनर। तो सीधी सी बात है, मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर। बोले अगर इनका रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव क्या भाई? सिस्टम, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर अच्छे से वर्क करेगा, अगर इसकी फंक्शनिंग अच्छी होगी, तो हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है। जिसका बेनिफिट होगा भाई, जो आने वाली संतान होगी वो काफी हेल्थी होगी। और हमें पता है जो युवा लोग ही हैं वो भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा अपना योगदान देंगे, समझ रहे हो? तो इसी कारण रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत नेसेसरी है, तभी तो नीट में काफी इंपॉर्टेंस रखता है बेटा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का? बोला हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, और साथ में इनके साथ जो अदर ऑर्गन्स मिलके टेक पार्ट करते हैं वो विद नॉर्मल फंक्शंस के साथ होने चाहिए। उनके फंक्शन क्या होने चाहिए? नॉर्मल, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए। इनके जो ऑर्गन है वो क्या होने चाहिए? हेल्थी होने चाहिए, ठीक है सर। अब एक बात बताइए, WHO ने आपको पता है एक डेफिनेशन, नई डेफिनेशन दी है हेल्थ की, तो बताइए क्या होती है हेल्थ? जल्दी से। हेल्थ इज टोटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस किस के रिस्पेक्टिव में? इन रिस्पेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटली अच्छा होना चाहिए, सोशली अच्छा होना चाहिए, बिहेवियरली अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ भाई फिजिकली अच्छा होना चाहिए, और क्या? रिप्रोडक्टिवली अच्छा होना चाहिए, और इकोनॉमिकली भी अच्छा होना चाहिए। तो हम उसे क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। तो WHO ने अभी हेल्थ की रेफरेंस दी है कि फिजिकली वेलबींग होनी चाहिए, इमोशनली अच्छा होना, वेलबींग होना चाहिए, मेंटली वेलबींग है अगर कोई इंडिविजुअल, बिहेवियरली उसका बिहेवियर भी उसका अच्छा है, सोशली भी अच्छा बिहेवियर करता है, और इकोनॉमिकली भी वेलबींग है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेल्थी इंडिविजुअल, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, इन 1951 फर्स्ट टाइम इन इंडिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड, शुरू किए गए। ध्यान दीजिएगा, 1951 में इंडिया पहला कंट्री था जिसने रिप्रोडक्शन को लेके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाए, जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी कहते हैं। इनकी शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? इंडिया में। कौन से सन में हुई भाई? 1951 में। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा इस लाइन से, सीधा का सीधा। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम वर इनिशिएटेड इन इंडिया, कब? 1951 में, ठीक है। सीधा सीधा ऑप्शन, ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। नेक्स्ट है भाई एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? बताओ जल्दी से। एमनियोसेंटेसिस एक डिजीज को पता करने के लिए एक टेस्ट होता है। किसकी डिजीज को पता करने के लिए? फीटस की, ठीक है भाई। जो बच्चा अभी गर्भाशय में है, उसके अंदर, जिसने अभी जन्म लिया ही नहीं है, जो दुनिया में अभी आया ही नहीं है, मार्केट में अभी आया ही नहीं है, अभी वो वोम यूट्रस में ही है, तो उसके अंदर अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसको पता करने के लिए एक टेस्ट करते हैं हम, जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। क्या नाम है भाई? एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। ये जो आपका टेस्ट है ये क्रोमोसोमल पैटर्न के बेस पे किया जाता है। किस पे किया जाता है भाई?
क्रोमोसोमल पैटर्न, मतलब इसमें क्रोमोसोम्स की जांच की जाती है कि जो आपके क्रोमोसोम है बच्चे के, फिटस के, वो सही है या नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ठीक है, ताकि हम बच्चे के अंदर उसके जन्म से पहले ही उसकी बीमारियों का पता कर सके। समझ रहे हो, ठीक है। उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा, उसका हार्ट अच्छे से डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लंग्स अच्छे से डेवलप होंगे नहीं होंगे। तो भाई इस तरीके से हमें क्रोमोसोमल पैटर्न के द्वारा बच्चे की बीमारी का पता चल जाता है। पर ये जो आपका टेस्ट है ये क्रोमोसोमल बेस्ड है, ठीक है भाई। तो कुछ लोग भाई, हमें पता है कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो काफी सेल्फिश स्वार्थी होते हैं, उन्हें पता इस बात का चल गया ये तो क्रोमोसोम पे बेस्ड टेस्ट है, इन्होंने क्या कर दिया, एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल कर दिया सेक्स को पता करने के लिए। मतलब कि जो आपका इंडिविजुअल है, जो बच्चा है वो लड़का है, XY क्रोमोसोम हुए तो क्या होगा, लड़का, और XX क्रोमोसोम हुए तो क्या होगी, लड़की। फिर क्या, और स्वार्थी लोग, कुछ लोगों की मेंटलिटी बहुत गंदी। कैसे भाई, जो बोले लड़का है तो अच्छी बात है, उसको जन्म दिलवाएंगे आगे, और लड़की है तो तुरंत मार दो। अभी साफ है भाई ऐसे लोग, सीधी सी बात। तो क्या हुआ, एमनियोसेंटेसिस का पता करने लग गए, एमनियोसेंटेसिस से पता करने लगे किसका, सेक्स का। बोले अगर लड़की है तो उसका गर्भपात करवा दो, अबॉर्शन करवा देते भाई तुरंत। बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, मैंने बहुत सारी हो चुकी हैं। इसी बात को रखते हुए भाई एमनियोसेंटेसिस को लीगलाइज कर दिया। बोले अगर कोई ये काम करता पाया गया तो उसकी सारी डिग्री फिश। मान लो कोई डॉक्टर मिल जाता है, डॉक्टर लाने था, अगर कोई डॉक्टर ये काम करता है भाई, सीधी सी बात है, केवल देखिए एक लाइफ को नष्ट कर रहे हैं वो। और वोमेन आर तो भाई धरती की पावर ही वोमेन है, समझ रहे हो, क्या है पुरुषों का, कुछ नहीं है भाई। अगर वो कहते हैं ना, अगर सीरियसली पॉइंट पे बात आए तो फर्जी है, समझ रहे हो क्या, सीधी सी कहानी यही है। अब मैंने बात है, इस बात का गुस्सा यही है कि जो डॉक्टर लोग ये करे उड़ा दो, समझ रहे हो। हाँ, अगर एबनॉर्मेलिटी ऐसी है कि बच्चों को ज्यादा समस्या हो सकती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसका अबॉर्शन बनता है कि कहीं माता को खतरा ना हो जाए, बच्चे को खतरा ना हो जाए, तो इसलिए भी एमनियोसेंटेसिस करते हैं, ठीक है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, न तो आप खुद अगर लड़की हो रही है तो अच्छे से पालिए, ठीक है, उसको जन्म दिलवाइए। लड़का लड़की में काहे का भेद करें, बोथ आर इक्वल। और बल्कि महिलाओं का दर्जा तो ऊपर है भाई पुरुषों से, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता महिलाओं का पुरुषों के बराबर, महिला हमेशा ऊंची रहेंगी, समझ रहे हो, सीधी सी बात यही है। तो अब सुनो भाई आगे, तो आपका जो एमनियोसेंटेसिस है ये फोइटल सेक्स कर सकते हो डिटरमाइन, डिजीज डिटरमाइनिंग टेस्ट है बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कहां के फ्लूइड का भाई, एमनियोटिक कैविटी में फ्लूइड होता है, AMN एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड होता है इस कैविटी में, एमनियोटिक फ्लूइड, ये एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड में जो सेल्स होती हैं वो हमें क्रोमोसोम, वहां से हम क्रोमोसोम का पता कर लेते हैं, फिर क्रोमोसोम से पता करने से हमें पता चल जाता है कि क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, तो इसलिए और खास बात भाई एमनियोसेंटेसिस को लीगली बैन कर दिया है इंडिया में, सीधी सी बात। हाँ प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहा है बेटा, कोई भी टीचर हो या जो भी हो, डॉक्टर लोग जो हैं, एमनियोसेंटेसिस का सही उपयोग कीजिए, ठीक है। फीमेल फोर्टिसाइड करवाने में अपना योगदान मत दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, बताइए सहेली क्या है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है बेटा, सहेली क्या है। बोले सर सहेली मेरी मित्र, सहेली का पर्यायवाची है सर मित्र, वो बात नहीं कर रहा। सहेली एक पिल है, एक ओरल पिल है सहेली, मतलब एक गोली है, मिट्टी वाली नहीं, एक गोली है, टैबलेट है एक मेडिसिन की, ठीक है। बोले क्या है सहेली, बोले सहेली एक नॉन स्टीरोइडल से बनी हुई एक पिल है, नॉन स्टीरोइड से, जिसके अंदर स्टीरोइड नहीं होते। और कैसी पिल है, बोले ये कंट्रासेप्टिव पिल है। कंट्रासेप्टिव का मतलब समझ ले, मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी हो जाती है किसी को, उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जिस पिल का इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक पिल है आपकी सहेली, ठीक है भाई। एक होती है टर्म सुनिए, कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है गर्भधारण होना। एक होता है कंट्रासेप्शन, और कंट्रासेप्शन का मतलब होता है गर्भ निरोधन, कि प्रेगनेंसी न होने देना, इसमें प्रेगनेंसी होगी इसमें नहीं होगी। तो जो आपकी सहेली है एक ओरल पिल है, एक ओरल कंट्रासेप्टिव है जो प्रेगनेंसी नहीं होने देती,
ठीक है। क्या खास बात है, बोला इसके अंदर नॉन स्टीरॉयडल कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। भाई जनरली देखिए जो स्टीरॉयडल कंपोनेंट होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इस सहेली के अंदर नॉन स्टीरॉयडल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और उस एक खास कंपोनेंट का नाम है भाई, कौन सा होता है वो खास कंपोनेंट सहेली में? सेंट क्रोमेन। क्या नाम है उस कंपोनेंट का? सेंट क्रोमेन एक नॉन स्टीरॉयडल कंपोनेंट होता है जिससे सहेली बनी होती है। सहेली एक टैबलेट है, एक ओरल पिल है। खास बात, जो आपकी सहेली है बताइए कहां तैयार की जाती है, कौन से इंस्टीट्यूट में सहेली को बनाया गया है? बोला CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में सहेली को बनाया गया है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन बताइए जल्दी से, CDRI कहां है? बोला सर CDRI है लखनऊ में। कहां है CDRI? लखनऊ में, ठीक है। और बताइए सहेली के बारे में कुछ। बोला इसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं होता, सेंट क्रोमेन होता है। बोला ठीक है। बोला ये वंस ए वीक पिल है, दिस इज वंस ए वीक पिल, ये एक वीक में एक बार ली जाने वाली पिल है भाई, ध्यान दीजिएगा। और नॉन स्टीरॉयड से बनी होती है, खास बात, ठीक है सर, ओके। अगला भाई, तो जो आपकी सहेली है वो CDRI लखनऊ में प्रिपेयर की जाती है। वंस ए वीक पिल है जिसके हैविंग नॉन स्टीरॉयडल कंपोनेंट, ठीक है। और खास बात भाई जिसका नाम क्या है? सेंट क्रोमेन। और खास बात सहेली की क्या है? बोले ये है ना, जो सहेली है ये एंटी एस्ट्रोजेनिक होती है। एक तो एस्ट्रोजन के अपोजिट होती है। क्या होती है सहेली? एंटी एस्ट्रोजेनिक। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इसके अपोजिट होती है। आपको पता है एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है? जो आपके एंडोमेट्रियम के ऊपर लेयरिंग बनाने का काम होता है ना, वो एस्ट्रोजन का होता है। उसको मेंटेन करने का काम होता है प्रोजेस्टेरोन का, समझ रहे हो? ठीक है सर। एंटी एस्ट्रोजेनिक होती है एक तो सहेली। दूसरा क्या होता है? बोला ये है ना प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, प्रिवेंट करती है किसको? इम्प्लांट। और हमें पता है भाई इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में। क्या है? ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेटेरियम में एम्बेब्ड होना। अब एंडोमेटेरियम में एम्बेब्ड होगी तो एंडोमेटेरियम को कौन मल्टीलेट बनाएगा? एस्ट्रोजन। ये क्या करेगी? एंटी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को किल कर देगी तो आपके एंडोमेट्रियम ज्यादा नहीं बन पाएगी, जिससे इंप्लांटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो सहेली काम कैसे करती है? बाय प्रिवेंटिंग इंप्लांटेशन, इंप्लांटेशन को रोक देती है बेटा। क्या बात है सर, समझ में आया मुझे सहेली के बारे में और क्लियर भी हो गया सर, ठीक है। अब कंट्रासेप्शन में पता चल गया होगा, बिल्कुल, और कंट्रासेप्टिव का भी पता चल गया होगा जी सर। नेक्स्ट भाई, अब बात करेंगे, बोले जो रिप्रोडक्शन है ये हेल्थी हुआ तो नए नए बच्चे मार्केट में आएंगे, ठीक है, तो बेटा पॉपुलेशन बढ़ेगी। और सुन पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है ये सुन ले। मतलब बात करते हैं 1900 की, तो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं बेटा मैं एक बार। मतलब वर्ल्ड में 1900 की बात करें तो 1900 में 2 बिलियन पॉपुलेशन थी। क्या बात है, 2 बिलियन, ठीक है, 2000 मिलियन पॉपुलेशन। समझ गया इसका मतलब? 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? 1000 मिलियन होते हैं, ठीक है भाई। जो 2000 में आते आते 100 सालों बाद यही वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई भाई। और बात करें तो भाई 2011 की, तो बोला 2011 में यही पॉपुलेशन 7.2 बिलियन पहुंच चुकी थी। आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है भाई। 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन, 2000 में 3 टाइम्स होगी 6 बिलियन, और 2011 में 7.2 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी। और अब तो भी ज्यादा हो चुकी है, 2022 चल रहा है भाई। क्या बात है सर। नेक्स्ट, उसके बाद भाई हम अपने इंडिया की भी बात करते हैं। 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। अब बिलियन में कोई लिख दे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 0.350 बिलियन, समझ रहे हो? और आप ये भी समझ लीजिए 1 बिलियन का मतलब होता है कितना? 1000 मिलियन। कमेंट कर दीजिए भाई 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। 1939 में 350 मिलियन थी, ठीक है भाई। 2000 में हो गई 1 बिलियन। 2000 में कितनी पहुंच चुकी थी? 1 बिलियन। बताओ, अगर कंपेयर करें तो हर छठा आदमी इंडिया का था, इंडिया का है। 2000 के हिसाब से देख के 6 बिलियन है ना टोटल वर्ल्ड की, अकेला इंडिया की 1 बिलियन है। और मई 2000 में तो ये 1 बिलियन से भी क्रॉस कर गई थी, ठीक है भाई। खास बात क्या है? बोला 2001 में एक सेंसस रिपोर्ट, जो जनसंख्या की पॉपुलेशन रिपोर्ट बताई गई, 2001 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से CENSUS सेंसस बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की। बोला जो इंडिया की जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो 1.7% है। मतलब क्या है?
17 बंदे बढ़ रहे हैं 1000 बंदों पे, 17 बंदे इंक्रीज हो रहे हैं लगातार, ठीक है। कितने बंदों पे? 1000 बंदों पे पर यूनिट टाइम, समझ रहे हो। अब बोले अगर इसी दर से रेट बढ़ती गई तो आने वाले 33 ईयर्स में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, 15 मिलियन तक पहुंच जाएगी भाई। तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी बहुत नेसेसरी है, ठीक है। इसलिए तो कंट्रासेप्शन करवाना पड़ता है, ठीक है। अभी आएंगे इसके मेथड, कैसे आप कंट्रासेप्शन कर सकते हैं, कैसे कंसेप्शन कर सकते हैं, दोनों चीजें पढ़ेंगे, ठीक है जी सर। अगली बात सुनो भाई, तो ये था आपका 2001 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार 1.7% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रही है, जो जिसके हिसाब से 33 सालों में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, करीब 15 बिलियन के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट, एमटीपी क्या होता है? व्हाट इज एमटीपी? व्हाट इज एमटीपी? एमटीपी क्या होता है? एमटीपी इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी क्या होता है भाई? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा नाम भाई अबॉर्शन, सुना होगा, नाटकों में देखा होगा आपने, अबॉर्शन सुना होगा, लड़कियों का तो खास, ये तो जीटीवी के नाटक आते हैं भाई, उनमें आपने पक्का सुन लिया होगा अबॉर्शन, एमटीपी, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों के ऊपर लेके तो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, नाटक बड़े अच्छे खासे लंबे चलते हैं इन बातों को लेके। और भाई एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी मेडिकली आप टर्मिनेट करवा दे प्रेगनेंसी को। आप प्रेग्नेंट हो गए फिर क्या करें? मेडिकली टर्मिनेट करवा दो, जो बच्चा गिराना जैसी भाषा में क्या कहलाता है? एमटीपी। सुनिए इसकी खास बात, मतलब एमटीपी 45 से 45 टू 50 मिलियन पर ईयर होती है वर्ल्ड में, सुन लो भाई, यानी कि 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती है एक साल में पूरे वर्ल्ड में। जिसका मतलब होता है क्या है? 450 लाख से 500 लाख बच्चों को किल करवाया जाता है। अब सोच लीजिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का तो मेथड है, पर इलीगल भी तो है साथ में। बहुत सारे लोग एमनिसेंट कारण फीमेल फर्टिसाइड करवा रहे हैं। इतनी तो क्या होती है डेथ, इतने अबॉर्शन होते हैं वर्ल्ड के अंदर एक साल में। और बोला ये जो है ना आपके जो ये 45 से 50 बोला, ये टोटल प्रेगनेंसी का 1/5वां हिस्सा है। क्या मतलब है भाई? बोला जितनी भी वर्ल्ड में प्रेगनेंसी होती है वो 1/5वां हिस्सा है। कौन? जो आपके 45 से 50 मिलियन है। इसका मतलब बताओ टोटल प्रेगनेंसी कितनी होगी? ये भी पूछ लेते कई बार, कितना हिस्सा है टोटल प्रेगनेंसी का? 1/5। 5 से मल्टीप्लाई करें 225 से 250 मिलियन प्रेगनेंसी होती है अप्रोक्सीमेटली। ध्यान दीजिएगा भाई, 1/5 इनका क्या हो जाता है? मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, अबॉर्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, इंडिया में लीगलाइज किया गया एमटीपी को, बताइए कब? इन विच ईयर एमटीपी वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया? एमटीपी वाज लीगलाइज, अच्छा क्वेश्चन है भाई पूछने का, कब की गई? एंड द आंसर इज ये वाला, बताओ। 3 सेकेंड, 1 2 और 3। भाई जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो ना, स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, अब की बार आपको अच्छे स्क्रीनशॉट के लिए मौका दूंगा, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा आंसर? 1971 सर, बोला वो 51 और 20 साल 2020 था, 2000 चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो 20 जोड़ देना भाई, 51 और 20 और 71 में एमटीपी को क्या कर दिया? लीगलाइज्ड कर दिया गया। नोट इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट भाई, तो 1971 में लीगलाइज कर दिया गया एमटीपी को, कोई भी अबॉर्शन नहीं करवा सकता ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, और एमटीपी आर सेफ अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो एमटीपी है ये सुरक्षित है कब तक भाई? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 मंथ तक, अप टू 3 मंथ तक सेफ है। यानी कि अगर मैं बात करूं कितने सप्ताह तक, 1 में 4 तो कितने 12 वीक्स तक सेफ हो आप, आसानी बिना किसी खतरे के आपकी एमटीपी हो जाएगी, ठीक है। पर अगर आपने एमटीपी करवाई इसके बाद, बोला सेकंड ट्राइमेस्टर में आप एमटीपी करवा रहे हो, सेकंड ट्राइमेस्टर पे, तो सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 मंथ, मतलब 6 मंथ पे भाई ये बच्चे के लिए क्या हो जाएगी? हानिकारक, माँ के लिए भी बड़ा रिस्की हो सकता है। लाइफ, बच्चे की लाइफ जा सकती है, माँ की लाइफ जा सकती है। अगर आप एमटीपी कब करवा रहे हो? 6th मंथ पे, ध्यान रखिएगा। तो भाई एमटीपी आर सेफ अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक यानी कि 3 मंथ तक। एट सेकंड ट्राइमेस्टर इट इज लाइफ रिस्की। ये कहानी थी भाई, ठीक है। तो ये थी भाई कुछ आपके पॉइंट्स। नेक्स्ट आपकी खास बात अभी कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे, कैसे आप प्रेगनेंसी, देखिए
स्पर्म एंड ओम का जुड़ना, फर्टिलाइजेशन, जायगोट बन गया, प्रेग्नेंट हो गए, ब्लास्टोसिस्ट एम्बेब्ड कर गई, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो गया, बच्चा बनना शुरू हो गया, देसी भाषा में, समझ रहे हो? ठीक है। अब भाई आप कैसे, और पॉपुलेशन हमें पता है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप कैसे चीजों को कंट्रोल कर सकते हो? तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमें सीधी सी बात है भाई, अगर बिना किसी इलीगल, यानी बिना हम कोई फर्टिसाइड करवाए, कोई एमटीपी कराए, कोई भी गैर कानूनी काम न करते हुए, ठीक है, हम खुद विद द हेल्प ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रासेप्टिव मेथड्स प्रेगनेंसी को कंट्रोल, यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कंट्रोल होगी तो पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी? कंट्रोल। ठीक है, तो पहला सुनिए भी क्या है, बोले पहला मेथड इज नेचुरल मेथड। बोले अगर आप प्रेगनेंसी न होने चाहते और बच्चे न पैदा करना चाहते हैं, नेचुरल मेथड है। पहला क्या है भाई? नेचुरल मेथड। ये क्या होता है? बोले इस मेथड में हम नेचुरली स्टॉप कर सकते हैं स्पर्म को ओम से मिलने से। ठीक है, अगर आप नेचुरली स्पर्म को और ओम को मिलने से रोक देंगे तो जाइगोट बनेगी नहीं, प्रेगनेंसी होगी नहीं। इसकी भी खास बात सुनिए, 3 मेथड है फर्दर। पहला, बोला पहली बात भाई लैक्टेशनल अमेनोर्हिए, AMMENORRHOEA, अमेनोर्हिए। अमेनोर्हिए का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशन का मतलब होता है दूध, जब महिला दूध पिला रही होती है ना बच्चे को, लैक्टेशन पीरियड, मिल्क फीडिंग जो पीरियड होता है। जब मान लो एक बच्चा हो गया, बच्चा के होने के बाद कोई महिला पहले प्रेग्नेंट थी, अब उसको बच्चा हो गया, ठीक है, अब उस बच्चे को माता क्या कराती है? क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। तो दूध पिलाने की जो अवधि होती है इसे हम कहते हैं लैक्टेशनल पीरियड। अब जब आपको लैक्टेशन पीरियड होता है उस टाइम पे भाई मेंसेस नहीं आते, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ये भी अच्छी बात है भाई, करीब 2 से 3 महीने तक प्रोटेक्शन कर सकता है। मान लो किसी महिला में आई मेंस्ट्रुएशन हो गया, यानी कि आपका ओम रिलीज हो ही जाए, ओवरी एक्टिवेट हो ही जाए, तो भी ये मेथड काम नहीं करेगा। तो करीब 6 महीने तक ही रहता है भाई, ये 6 महीने तक से अप टू 6 मंथ तक, मंथ तक क्या नहीं आता है? मेंस्ट्रुअल मेंसेस नहीं आते हैं। ठीक है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, एब्सेंस हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है, तो ये भी एक आपका नेचुरल मेथड है। दूसरा क्या है इसी में बताइए? दूसरा मेथड क्या है भाई? जब इंसेमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका पेनिस है उसको इजैकुलेशन से जस्ट पहले ही बाहर निकाल लो, जिसे कहते हैं कोइटस इंटरप्ट, COITUS, कोइटस इंटरप्ट मेथड। अगर आपने कोइटस को इंटरप्ट करवा दिया, कोइटस इंटरप्ट मेथड, अगर आपने कोइटस इंटरप्ट करवा दिया मतलब पेनिस को वेजाइना से पहले ही बाहर करवा लीजिए, इजैकुलेट होने से पहले। ठीक है, ये भी आपका नेचुरल मेथड है। और खास बात भाई इस मेथड में भी कमी है, जब आपकी ऑर्गाज्म की फीलिंग आ रही होती है ना, चरम सीमा पे होता है, ऑर्गाज्म कहते हैं उस कंडीशन को। ऑर्गाज्म के टाइम पे भाई पेनिस को बाहर निकल जाने से काफी टफ रहता है। ठीक है, और यहाँ पता ही नहीं चलता, उससे पहले तो स्पर्म वेजाइना में अपने चले ही जाते हैं। तो ये भी आपका एक हालांकि इररिलेवेंट मेथड है, रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है कि प्रेगनेंसी से रुकेगी। ठीक है, पर हाँ इन मेथड का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, पर भाई इनके जो रिस्की मैटर है, आप सोचे प्रेगनेंसी रुक जाएगी, रुकेगी नहीं, समझ रहे हो? हाँ, रिस्क है इसमें। तीसरा मेथड है भाई पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होता है एब्स्टिनेंस, NENCE। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होता है, देखिए अगर मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल साइकिल पर 0 डे से लेके फर्स्ट डे, मान लो मेंसेस स्टार्ट हो गई, 28 दिन का साइकिल है। ठीक है, बोला ओवम रिलीज होता है करीब 14वें दिन। ठीक है, बोला क्या करें? 10 से लेके 17 दिन तक इस अवधि के दौरान सेक्स कीजिए मत। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब रुकावट। ठीक है, तो पीरियोडिक 10 से 17 टाइम पे सेक्स की रुकावट कीजिए। नेचुरली 10 से 17 टाइम पे आपका ओम रिलीज होता है, इस दौरान अगर इस ओम को स्पर्म नहीं मिला तो फर्टिलाइज नहीं होगा और आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो ये 3 मेथड है प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए, जो नेचुरल मेथड हैं। आगे देखिए दोस्तों, दूसरे हैं आपके IUDS मेथड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मेथड। मतलब इनका आप यूज कर सकते हैं, ये यूट्रस में इंप्लांट किए जाते हैं। ठीक है, और ये डिवाइसेस भाई स्पर्म को या तो इसकी स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं या यूट्रस को इंप्लांट होने जैसा बढ़ाते ही नहीं, बढ़ने नहीं देते कि इंप्लांट हो जाए यूट्रस में कोई भी चीज, यूट्रस को अनफेवरेबल कर देते हैं। तो यानी कि हम कैसे न कैसे स्पर्म की मोटिलिटी कम कर दे, स्पर्म ही तो जाएगा ओम को फर्टिलाइज करने, अब स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाए,
यानी कि यहाँ यूट्रस में इम्प्लांटेशन होने जैसा कोई काम बचे ही ना, यूट्रस में इम्प्लांट हो ही नहीं सके ब्लास्टोसिस्ट, तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो सीधी सी बात है आईयूडीएस मेथड इसी पे वर्क करता है। मैं सबसे पहले इसमें मेथड सुनिए क्या है फर्दर, मैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन मेडिकेटेड, आपको इनमें किसी प्रकार की कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस इंट्रायूटेराइन डिवाइस, बताइए भी इसका एग्जांपल दीजिए, पूछते हैं कौन है भाई, लिप्स लूप। लिप्स लूप एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस। पूछेंगे आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, बेटा क्वेश्चन तो यही आएगा ना। अब तुझे पता चल गया कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस लिप्स लूप होता है, सिंपल यार, याद रख ले, ठीक है। दूसरा बताओ भाई, इसी में आपका है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, जो कॉपर रिलीज करेंगे, बोले कौन कौन से हैं, बोले कॉपर टी, कॉपर 7, और खास बात ये तो पक्का याद करना भाई, ये बड़ा कंफ्यूज करता है, मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375 कॉपर टी और कोपन 7 आर कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो कॉपर को रिलीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपके इसी में हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, कौन से हैं, हार्मोन रिलीज करने वाले, जो हार्मोन रिलीज करेंगे, नंबर 3 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस कौन कौन से हैं, बोला एक तो है LNG-20 और एक है प्रोजेस्टासर्ट, कौन, प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट और आपका LNG-20 ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस है, ये ध्यान रखना भैया, ठीक है। अब सुनिए आगे कहानी, जो आपके नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस है ये कैसे प्रेगनेंसी को स्टॉप करते हैं, कॉपर रिलीजिंग कैसे स्टॉप करता है और हार्मोन रिलीजिंग कैसे स्टॉप करता है, ये देखिए। बोला जो लिप्स लूप है ये इंक्रीज कर देता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को खा जाएंगे, स्पर्म को ही खा जाएगा भैया, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस कर देगा। बाई फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म लिप्स लूप विच इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, तो ये ध्यान रखना, स्पर्म फैगोसाइटोसिस ये करता है, ठीक है। अगला भाई कॉपर क्या करता है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस क्या करते हैं, ये स्प्रेस स्पर्म मोटिलिटी, जो ये वाला पोर्शन है ये स्प्रेस कर देते हैं, स्प्रेस कर देता है भाई स्पर्म की मोटिलिटी को। वह स्पर्म अब आपका मोटाइल नहीं रहेगा, अब स्पर्म मोटाइल नहीं रहेगा तो मोटाइल होना तो बहुत जरूरी है स्पर्म का, बल्कि 40% 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होने चाहिए। 200-300 मिलियन स्पर्म इजेक्ट होते हैं एक पॉपुलेशन में, एक कोइटस के अंदर, ठीक है, यानी एक बारी में करीब 200-300 मिलियन, उनमें 60% के पास नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए, और इन 60% के नॉर्मल शेप साइज का 40% जितने स्पर्म होंगे ना उनके पास विगोरस मोटिलिटी होनी चाहिए, बहुत तेज तर्रार होनी चाहिए, तब फर्टिलाइजेशन होता है। पर तो आपका ये जो कॉपर रिलीजिंग है ये स्पर्म की मोटिलिटी को स्प्रेस करके प्रेगनेंसी को रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका जो आपका हार्मोन रिलीजिंग है, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म। सुनिएगा, LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट क्या करते हैं, यूट्रस को अनस्टेबल कर देंगे इम्प्लांटेशन के लिए, पहला काम। दूसरा जो सर्विक्स होती है ना ये बकती राक्षस बन जाएगी भाई, किसके लिए, स्पर्म के लिए, जैसे स्पर्म आया उसको तुरंत मार देगी, कितनी खतरनाक विरोधी हो जाती है बिल्कुल, सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, ठीक है। ध्यान रखना ये बातें, यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे भाई, भूल जाओ कहीं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई प्रोजेस्ट, आप सुनिए जो आपके आईयूडीएस हैं, आईयूडीएस को हम कहते हैं आइडियल कंट्रासेप्टिव, जो आपके इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं भाई ये आइडियल कंट्रासेप्टिव है, गर्भ निरोधन वाले तरीके जो आपके अति आइडियल है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लोग अप्लाई करते हैं फॉर द फीमेल्स के लिए, और वाइडली एक्सेप्टेड भी है, चारों तरफ एक्सेप्टेड भी है, ठीक है, ओके। पर ध्यान दीजिएगा भाई, नेक्स्ट मेथड है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल मेथड, ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड जिसमें ओरली टैबलेट खा के प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सुनिए भाई इसमें क्या है, इसके अंदर है प्रोजेस्टेरोन पिल्स, ठीक है। अगला मेथड है भाई प्रेगनेंसी को स्टॉप करने का विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरोन पिल्स, मतलब प्रोजेस्टेरोन की पिल्स ले लो, प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट, मतलब ये जो प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट है ये प्रोजेस्टेरोन देगी बॉडी में, और जैसे प्रोजेस्टेरोन बॉडी में जाएगा ब्लड में जाएगा प्रोजेस्टेरोन, जैसे ब्लड में प्रोजेस्टेरोन जाएगा तो क्या होगा, बॉडी को ये लगेगा कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हो रखा है, और जो प्रोजेस्टेरोन का नॉर्मल लेवल पहले से था बॉडी में टैबलेट लेने से पहले, अब वो भी क्या हो जाएगा, कम। नेगेटिव फीड मैकेनिज्म भेजेगी आपकी पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस के पास प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। किसका, हाइपोथैलेमस कहाँ,
जो आपका पिट्यूटरी है, प्रोजेस्टेरोन ओवरी को फर्दर नहीं सिक्रेट होने देगी, तो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा और आपका प्रोजेस्टेरोन बन ही नहीं पाएगा, जिससे प्रोजेस्टेरोन और बॉडी में कम हो जाएगा, तो आपके मेंसेस आ ही जाएंगे, साइड हो जाएगी एंडोमेट्रियम, इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं। समझ रहे हो? बिल्कुल सर। नेक्स्ट भाई, तो प्रोजेस्टेरोन जो पिल्स होती है, ये पहली बात इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है, इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देती है, ओव्यूलेशन नहीं होने देती अगर आपने प्रोजेस्टेरोन की दवाई खा ली तो, ठीक है। और भाई इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, ये टर्म्स याद रखना बेटा, इन्हीं का क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन कौन नहीं होने देगा। अब तो तुम ये याद हो रहा होगा, समझ रहे हो, पता नहीं, जब बिल्कुल सिंपल बातें हैं, यहीं पे कंफ्यूज हो गए। प्रोजेस्टेरोन पिल्स इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती है कौन, प्रोजेस्टेरोन पिल्स, ठीक है, ध्यान रखना, ओव्यूलेशन को भी इनहिबिट करती है और इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट करती है, ठीक है भाई। फिर है आपके जो डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स, बैरियर मेथड है कंट्रासेप्शन के, जिसके अंदर हम बैरियर लगा देते हैं स्पर्म एंड ओवम से मिलने के लिए। भले कोई स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म ओवम से न मिल पाए, इसलिए उसके बीच में कोई दीवार खड़ी कर देते हैं। समझ रहे हो? दीवार कुछ लोग होते हैं जैसे हम कह सकते हैं कबाब में हड्डी टाइप सिस्टम, समझ रहे हो? आया समझ में? बिल्कुल सर। यानी कि स्पर्म को ओवम से मिलने पर रोक, बीच में बाधा। जैसे भाई सर्विकल कैप लगा दो, सर्विक्स के ऊपर एक कैप लगा दो, तो वेजाइना में स्पर्म जाएंगे, सर्विक्स से अंदर नहीं जा पाएंगे यूट्रस के पास। डायफ्राम इस्तेमाल कर लो, वहीं पे सर्विक्स के पास डायफ्राम अप्लाई किए जाते हैं, अंदर नहीं जा पाएगा। यानी कि सर्विक्स से ऊपर गेट, दरवाजा बंद कर दो सर्विक्स पे, ताकि आगे यूट्रस तक तो पहुंच ही ना पाए कौन, स्पर्म। तो काय की प्रेगनेंसी होगी बताओ, ठीक है। फिर अभी आपका वोल्ट्स, सेम ऐसे ही वोल्ट्स होते हैं छोटे छोटे ढक्कन से, जो अगर आप सर्विक्स पे लगा देंगे तो आगे स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, तो प्रिवेंट हो, जिन्हें कहते हैं बैरियर मेथड। ऐसे भी आपके कॉन्डम्स भी होते हैं जो पॉलीयूरेथेन नामक पॉलीमर से बनते हैं। कॉन्डम किससे बने होते हैं? पॉलीयूरेथेन से। ये भी एक प्रकार की आपसी लेटेक्स की शीट सी होती है, ठीक है, जिससे क्या जो अपने प्रिवेंट कर देते हैं स्पर्म को किससे मिलने से, ओवम से। जो स्पर्म है आपका उस कॉन्डम में ही रह जाता है, ठीक है, कोई आपका फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, स्पर्म ओवम से नहीं मिल पाएगा। पर भाई ये जो कॉन्डम वाला मेथड है ये भी थोड़ा रिस्की है, क्योंकि समटाइम्स ड्यूरिंग इंसेमिनेशन कॉन्डम फट जाता है, जिसके कारण परेशानी हो जाती है, तो ये भी आपका रिलायबल नहीं होता इतना। तो इम्प्लांट्स आगे भाई, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स ब्लॉक एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू एंट्री नहीं होने देंगे स्पर्म की, सर्विक्स पे बिल्कुल कति दरवाजा बंद मिलेगा स्पर्म को। किनके कारण? डायफ्राम के कारण, सर्विकल कैप्स के कारण, वोल्ट्स के कारण और कॉन्डम्स के कारण। नेक्स्ट, पिल्स आर इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल। ध्यान रखना, इंडिया की खास बात सुनो, जनरली जो आपका आईयूडीएस है ना वेल एक्सेप्टेड है इन पेप्टाइड डिवाइस मेथड, और इसकी आपकी इफेक्टिविटी भी ज्यादा, लंबे समय तक ये प्रेगनेंसी नहीं होने देंगे। पर जो ओरल पिल्स होती है ना ये वाइड एक्सेप्टेड है, और फीमेल्स बड़ी राज्यों की खा लेती हैं। क्यों भाई ऐसा? ओरल पिल, आई पिल, गोली ली मुंह हो गया काम, जैसे टुकड़ा खाया है। पर बेटा आईयूडीएस लगाने के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स होने चाहिए, एक निपुण, एक अच्छे खासे डॉक्टर से ही आप इम्प्लांट करवा सकते हो, खुद आईयूडीएस से इम्प्लांट नहीं कर सकते, ये नुकसान है इम्प्लांट्स का। लेकिन इम्प्लांट्स के जो इफेक्टिव पीरियड तो बहुत सालों तक होता है, ओरल पिल तो एक हफ्ते काम नहीं करेगी अच्छे से, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये फायदा और ये नुकसान देख लो। इम्प्लांट्स अंडर स्किन हैव लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड देन पिल्स, पिल्स की वजह। तो ये था अभी आपका वन साइडेड पेज, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब करते हैं नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। हाँ चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे, देखिए कब हम जो नई प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है उसको जो इसके लाइफ स्पैन के दौरान कब कब क्या क्या बुलाएंगे, समझ रहे हो? ये बच्चे को हम अपने प्यारे प्यारे नाम दे देते हैं ऐसे, इस टाइम पे इसको ये बुलाते हैं, इस टाइम पे इसको ये बुलाते हैं, इस टाइम पे ये बुलाते हैं, पापा कुछ बुलाते हैं, मम्मी कुछ बुलाते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, तो देखिए भाई क्या बात है, आपका भी नाम निकाल रखा होगा कुछ, ठीक है, कुसु पुसु ऐसे कुछ भी बड़ा, जो भी, समझ रहे हो? पुप्पू। देखिए भाई, हाँ जो आपका जायगोट है कब कराता है जायगोट? जैसे ही स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज करता है क्या बन जाता है? जायगोट। इनिशियल स्टेज स्पर्म के फर्टिलाइज होते हैं क्या कहलाता है अभी? जायगोट। अब जायगोट बन गई, ठीक है, स्टार्टिंग सेल थी आपकी, जैसे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, यही स्टार्टिंग सेल है जायगोट। अरे जायगोट से बनने से लेके 2 मंथ तक के समय को क्या कहते हैं भाई? एम्ब्रियो। जायगोट से 2 महीने तक का समय क्या कहलाता है? एम्ब्रियो। क्या कहलाता है भाई? एम्ब्रियो।
ठीक है। अब एम्ब्रियो से 2 महीने से लेके 9 मंथ तक का समय में जो आपका ये कह सकते हैं जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा, जो प्रोजेनी होगी, उसको हम कहते हैं फीटस या फोइटस। एक ही बात, फीटस 2 से 9 मंथ तक जब प्रोजेनी का लाइफ स्पैन होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनने जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप ह्यूमन बीइंग के अंदर, 2 से 9 मंथ तक उसे हम क्या कहेंगे? फीटस। क्लियर है भाई? बिल्कुल 2 मंथ तक कहेंगे एम्ब्रियो, 2 से 9 मंथ तक कहेंगे उसको फीटस। देन फीटस के बाद बच्चा जैसे ही बाहर आ जाता है, जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ के बाद बच्चा बाहर निकल जाता है, मार्केट में आ जाता है, संसार में आ जाता है, तब उसे कहते हैं न्यू बोर्न, नया जन्मा। यहाँ क्या कहते हैं भाई? बेबी। समझ में आ रहा है क्या गायत्री? बोलिए, जल्दी से बताइए भाई। न्यू बोर्न, जो आपके न्यू बोर्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेबी। बेबी कहते हैं भाई उसको। क्या कहते हैं? बेबी, बच्चा, मेरा बच्चा है तू। सुनिए भाई, तो जो आपका अब न्यूबॉर्न आपका कब से कब जन्म लेते ही क्या कहलाएगा? न्यूबॉर्न या बेबी। ठीक है। उसके बाद न्यूबॉर्न से लेके जब बच्चा 1 साल तक का हो जाएगा, 1 ईयर तक, जन्म से 1 ईयर तक का जो आपका बच्चा है उसे हम इन्फेंट कहते हैं। ठीक है। फिर 1 से 2 साल तक का जो समय होता है उस टाइम पे बच्चे को हम कहते हैं टोडलर। क्या कहेंगे फिर उस बेबी को? इन्फेंट 1 साल पे, और 1 साल से फर्दर आगे 1 साल से 2 साल तक की अवधि उस बच्चे की क्या कहलाएगी? इन्फेंट की टोडलर बोलते हैं उस टाइम पे। ठीक है भाई। प्री स्कूलर 2 से 5 साल तक के समय को आपके, अरे आप भी तो इसी स्टेज से गए हो, मैं भी, आप भी, समझ रहे हो जी। तो 2 से 5 साल तक के जो अवधि होती है इसमें इसे कहते हैं प्री स्कूलर। स्कूल से जाने पे 5 साल की एज पे हम स्कूल में भेजते हैं, और आप लोगों को तो 4 साल की एज में भेज दिया। मैं तो भाई 4 साल की उम्र में चला गया था, 3 साल में ही स्कूल में जाने लग गए थे भाई। क्या बात है सर। प्री स्कूलर 2 से 5 साल की अवधि कहलाती है। फिर चाइल्ड, इसके बाद जो आपका चाइल्ड है वो 6 से 12 साल, 6 से 12 साल जो बच्चे का स्पैन है, लाइफ स्पैन 6 से 12 साल का, इसमें उसे चाइल्ड बुलाते हैं। सुन लीजिए फिर से, जायगोट बन गई 2 महीने तक, क्या कहेंगे? लाइफ स्पैन के 2 महीने तक, स्टार्टिंग जायगोट बनने के बाद लाइफ स्पैन शुरू हो गया, समझ लो। 2 महीने तक क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। 2 से 9 मंथ तक फिटस। न्यूबॉर्न हो गया, न्यूबॉर्न बेबी कहेंगे। 1 साल तक इन्फेंट, 1 से 2 साल तक टोडलर, 2 से 5 साल तक प्री स्कूलर, और 6 से 12 साल तक चाइल्ड। अब 12 से 18 साल का जो पीरियड है इसे कहते हैं एडोलेसेंट पीरियड, और इसी अवधि को हम बच्चे कहते हैं टीन, उसे टीन बुलाते हैं या एडोलेस्केंट कहते हैं। जब 12 साल से ऊपर 19 साल तक क्या कहलाता है? एडोलेस्केंट, 18 साल तक। ठीक है। और यहाँ टीनेजर। अब जैसे 18 साल से ऊपर होता है उसे कहते हैं अडल्ट। क्या कहेंगे भाई इसके बाद? अडल्ट, बच्चा जवान हो गया भाई। ठीक है, बेटा जवान हो गया, समझ रहे हो? बेटी जवान होगी, अडल्ट कह देते हैं। जैसे आप 19 साल की अवधि में आएंगे। ठीक है भाई। हमें पता है शादी की एज 18 और 22, तो अप्रोक्सीमेट 22 करने जा रहे हैं, सभी की हो गई है। तो ये 18 साल से ऊपर लड़कियां और 22 साल के लड़के क्या बन जाते हैं? आपके अडल्ट बन जाते हैं। ठीक है। अडल्ट के बाद क्या होगा? इनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा कुछ समय तक, 50 साल तक मान लो। रिप्रोडक्शन करने के बाद ये बुढ़ापे में आ जाएंगे, सेनेस्केंट फेज आ जाएगी, सेनेस्केंस फेज। सेनेस्केंस के बाद क्या होगा? ये ओल्ड एज में आ जाएंगे, बुढ़ापा। बुढ़ापे के बाद ये अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, भगवान जी के पास चले जाएंगे। गो एंड गो हो जाता भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, देख लो, यहां से आया था यहां जाना है। समझ में आ रहा है कि आपको क्या खाना पाना है? देखिए भाई, तो आपका लाइफ की शुरुआत हुई और लाइफ का एंड हो गया। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहानी? ये थी भाई आपका क्या? रिप्रोडक्शन। ठीक है। और ये आप लोग ये बताइए, स्माइल प्लीज, लाइफ को अच्छे से जिए और अपने काम से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए अपने वर्क से। ठीक है। अगर आपको अपने काम से प्यार होगा, प्रेम होगी, मोहब्बत होगी, तो आपकी जो लाइफ हो काफ़ी अच्छी बीतेगी। ठीक है। देखिए, समय हर जगह पास होता है, कि समय तो अपनी अवधि से, अपनी जो एक पार्टिकुलर रिदम से चल रहा है, उसमें आप कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो अपने ड्यूटी, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाइए और अपने काम करते जाइए, यही आपका कर्तव्य है। और लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि कुछ ही अवधि का समय रहता है इसमें और इसमें। कुछ लोग तो भगवान की मर्जी भी पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसी बात नहीं।
जल्दी चले जाते हैं। अब वो भगवान की माया, सब मोह माया है, समझ रहे हो? बिल्कुल। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद भी मैंने इस पेज में कुछ आपको फुल फॉर्म बताऊंगा मैं। मतलब ART की फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आपकी NCERT में अच्छे से दी गई हुई। AI की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। IUI की फुल फॉर्म इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। ZIFT की फुल फॉर्म जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। IUT की फुल फॉर्म इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। ET की फुल फॉर्म एम्ब्रियो ट्रांसफर। GIFT की फुल फॉर्म गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब ART की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कह सकते हो आप, ART। उसके बाद AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देन इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन IUI, उसके बाद ET एम्ब्रियो ट्रांसफर, देन GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, देन ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, देन इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, देन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये कुछ डेफिनेशन आती है, भी आपसे पूछ सकते हैं इनकी फुल फॉर्म, तो अच्छे से पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट हो गया भाई। एक है भाई आपके उसके बाद MMR बोल देते हैं। व्हाट इज MMR? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। माता जो होती है वो बाई चांस किसी रीजन के कारण मरने लग जाए तो उसे कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, बच्चे को जन्म देते समय माँ का एक्सपायर हो जाना। ठीक है, कितनी है रेट उसकी। एक फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं भाई, MTP की फुल फॉर्म था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देन PID की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है सर। MMR मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। IMR एक होता है IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बच्चा जन्म इन्फेंट 1 साल तक की अवधि तक मर जाए या पेट में मर जाए तो। फिर है भाई STD, VD और RTI। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्हें वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं या इन्हें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। वेनेरियल डिजीज ही आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, जैसे एड्स। ठीक है, अब देख लीजिए, कुछ बढ़ा देता हूं मैं। गोनेरिया एक बीमारी है जो सेक्सुअली फैलती है। ठीक है भाई, इसलिए इन बीमारी से बचने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें अच्छी करनी चाहिए। साइफिलिस एक बीमारी है। क्लेमाइडियासिस, ट्रिचोमोनियासिस, जेनिटल वार्स, जेनिटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये कुछ एग्जांपल है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब सुनिए कौन किसको काज करता है। गोनेरिया इज काज्ड बाय नेसेरिया गोनेरिया। ये नीट में सुनाया हुआ था भाई, नेसेरिया दिया हुआ था, बस गोनेरिया नहीं दिया उन्होंने। सामने देखो भाई, गोनेरिया किससे होगी? नेसेरिया गोनेरिया से, सीधा। नेसेरिया गोनेरिया एक बैक्टीरिया है, नोट इट केयरफुली। ठीक है, नेक्स्ट साइफिलिस होती है ट्रिपोनिमा पैलिडम या स्पिरोचिटे बैक्टीरिया से। कौन? साइफिलिस, लिख लेना अपनी NCERT में। नेक्स्ट क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया ट्रिचोमेटिस से होती है। ट्रिचोमोनियासिस ट्रिचोमोनास वेजिनेलिस से होती है। जेनिटल वार्ड्स, ये देखो भाई, जेनिटल वार्ड्स, जो जेनिटल वार्ड्स जो होती है वो होती है आपके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। ह्यूमन PAPI पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होती है भाई क्या? जेनिटल वार्ड्स। जेनिटल हर्पिस होती है आपकी हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से। तीसरी है भाई एड्स। एड्स किससे होती है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV से। ठीक है, जो आपकी जेनिटल हर्पिस होती है वो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से होती है। जेनिटल वार्ड्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होती है। और आपकी जो हेपेटाइटिस बी है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है। एक और भी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी किससे होती है भाई? हेपेटाइटिस बी वायरस से, हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है। ये वायरल डिजीज है, ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट भाई खास बात सुनिए क्या है। जेनिटल हर्पिस, एड्स और हेपेटाइटिस ये नॉन क्यूरेबल डिजीज है। इनसे केवल आपके लाइफ स्पैन थोड़े समय तक बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज मौत जो डेथ है वो श्योर है भाई। जेनिटल हर्पिस, एड्स और हेपेटाइटिस में, हेपेटाइटिस बी में। ठीक है, ये आपके नॉन क्यूरेबल डिजीज है। ठीक है, खास बात सुनिए भाई, हेपेटाइटिस बी के लिए हमने इंजेक्शन प्रिपेयर किया है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से, वो भी पार्टिकुलरली फ्रॉम ईस्ट कौन सी? सैक्रोमाइसिस सर्विसी से। इसका नाम बताइए कमेंट में आप, इसे और क्या क्या कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, और इसको कैसे याद करेंगे अभी? WP से याद कर लो। WP वार्ड्स, जेनिटल वार्ड्स होती है P, WP से इससे याद कर लो। हर्पिस में हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, WP फिनिश। WP याद कर लो ना, जो जेनिटल वार्ड्स होती है पेपिलोमा वायरस से, ये याद रह जाएगा। याद रह जाएगा तो रह गया आपको याद। एड्स होती है HIV से, ये कॉमन, ये तो रटे जा चुके हैं। नेक्स्ट अभी उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी।
जिफ्ट, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ये सब भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होते हैं। सुनिएगा, अब हम बात करेंगे, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इन बातों का। नेक्स्ट आई थिंक हो गया। अब सुनिए भाई क्या बात है, बोला टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी वो क्या होता है, जो आपका टेस्ट ट्यूब बेबी होता है कैसे बनता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं ये बताइए जरा हमें। सुनिएगा, बोला टेस्ट ट्यूब बेबी एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो बनता है उसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब समझिए। पहले तो टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों बनाना पड़ा, बोला अगर आपके जो कपल है मेल और फीमेल, उनमें से किसी एक में भी दिक्कत हो जाए कि वो अच्छे तरीके से संतान पैदा नहीं कर सकते, व्हाट एवर बी द रीजन, मेल में प्रॉब्लम हो या फीमेल में प्रॉब्लम हो, तो हम जो फर्टिलाइजेशन है वो लेबोरेटरी में करवा देते हैं। इन विट्रो का मतलब लैब में करवाना, बॉडी से बाहर करवाना फर्टिलाइजेशन इन विट्रो कहलाएगा, समझ रहे हो? बिल्कुल। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो आपका कोई हेल्थी डोनर फीमेल हो या मेल हो या खुद कपल भी जोड़ा, ठीक है, क्या होगा, बोला हम फीमेल से, मान लो कपल में फीमेल हेल्थी हो, क्या ले लेंगे भाई, ओवम निकाल लेंगे। मेल से, ये मेल का सिंबल है जेनेटिक्स में ध्यान रखना, मेल को ऐसे दिखाते हैं, फीमेल को ऐसे। यहां से क्या ले लेंगे, स्पर्म, चाहे वो फादर हो सकता है, खुद कपल में से हो सकता है मेल, या भाई कोई भी हेल्थी डोनर। इन दोनों को हम लैब में फर्टिलाइज करवाते हैं और क्या बनाते हैं, जायगोट। जायगोट बन गई। अब इस जायगोट को अप टू 8 स्टेज, जब 8 सेल स्टेज हो इसमें, हम ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। कहां से ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। इसी प्रोसेस को कहते हैं जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो क्या ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होती है टेक्निक? यस, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है, इन विट्रो कौन सी और इन विवो कौन सी होती है, ठीक। नेक्स्ट, बोले यही जायगोट अगर आपकी 8 से ऊपर यानी 16 से 32 स्टेज पे हो तो हम इसे यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, जिसे हम कहेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये भी इन विवो टेक्निक हुई। जायगोट को 8 साल स्टेज तक कहां ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। 8 से ऊपर 16 या 32 स्टेज पे कहां ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में। क्लियर है क्या भाई? और परिणाम सिर्फ जो बच्चा होगा, अब जो बेबी होगा, मेरा बच्चा है तो जो बेबी होगा भाई क्या होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। तो इसकी फर्टिलाइजेशन ट्यूब में करवाई ना, इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी नाम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी, ZIFT, IUT आते हैं, ठीक है। आगे अभी इन विवो टेक्निक। इन विवो में क्या है, दोनों में से किसी में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो ना, तो इन विवो फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, ध्यान रख लीजिए। कैसे, बोला इन विवो का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल बॉडी, दिस इज नोन एज व्हाट, इन विवो फर्टिलाइजेशन। जैसे भाई इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, क्या करें, अगर फर्टिलाइजेशन अंदर होना इन विवो कहलाता है, फर्टिलाइजेशन बाहर होना इन विट्रो। हम क्या करें, मान लीजिए जो फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, पर मेल स्पर्म डोनेट नहीं कर सकता, मेल की जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो कम रह चुकी है, ठीक है। तो क्या होगा, हम IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन करवाएंगे आर्टिफिशियल मशीनों की सहायता से, ठीक है। तो आपका जो स्पर्म है वो यूट्रस में इंजेक्ट करवा देंगे, फैलोपियन ट्यूब अपने आप पहुंच जाएगा, जैसे ही आप ओवम आएगा उससे एम्पुला जंक्शन पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगी, फिनिश। यानी कि अगर आपकी फीमेल तो आपका ओवम प्रोड्यूस कर सकती है, पर मेल पार्टनर में प्रॉब्लम हो तो IUI करवा दो, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। फिर भाई गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर भी करवा सकते हो, जिफ्ट। इसमें क्या है, वह जो आपका स्पर्म है ना, मान लो फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो आप गैमेट को, ओवम को प्रोड्यूस पहले आप फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा दो, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर हो गया। और स्पर्म भाई आपका मान लो हेल्थी, जो मेल है वो हेल्थी, ठीक है, तो इंसेमिनेशन से डायरेक्ट पहुंचा देगा, ठीक है, आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब मान लीजिए आपका ओवम तो प्रोड्यूस हो रहा है, अगेन जो आपका गैमेट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो क्या करेंगे आप लोगों, क्या आर्टिफिशियली हम फैलोपियन ट्यूब तक गैमेट को ट्रांसफर करेंगे, स्पर्म को, क्या हो जाएगा, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगली भाई आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाना, इसी में आ जाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल करवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन तो अंदर हो रहा है ना, तो विवो टेक्निक का ध्यान रखना। नेक्स्ट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI।
डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट कर दो साइटोप्लाज्म में ओम के, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी इन विवो टेक्निक, नोट इट वेरी केयरफुली। फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। अब सुनिए भी, एक टर्म है मिसकैरेज, क्या होता है? लाइव बर्थ डेथ बिफोर 20 वीक्स, आपका जो बच्चा है लाइव फॉर्म में मर जाता है, यानी 20 सप्ताह से पहले, 20 वीक्स के अंदर, यानी कि 5 मंथ के लाइफ स्पैन में, जब 5 मंथ का होता है बच्चा तब फिनिश हो जाती है प्रोजेनी, जिसे कहते हैं मिसकैरेज हो गया पेट के अंदर ही, ठीक है, 20 मंथ से पहले, ठीक है, क्या कहलाएगा? मिसकैरेज कहेंगे, ये मिसकैरेज हो गया। एक होता है स्टिल बर्थ, क्या होता है? देखिए बच्चा अगर मरा हुआ पैदा हो, फीटल डेथ, 9 महीने की अवधि में डेथ हो जाए किसी कारण भाई, और या आफ्टर 6 से 7 मंथ डेथ हो जाए तो इसे कहते हैं स्टिल बर्थ कहते हैं, ठीक है, हो गया स्टिल बर्थ। अगली टर्म है भाई एंटीस्पर्म एंटीबॉडी के उदाहरण दो। कौन कौन सी जो एंटीबॉडी है सिक्रीट होती है सर्विक्स में, कौन कौन सी एंटीबॉडी सर्विक्स में सिक्रीट होती है जो स्पर्म को किल कर देती है? वो है भाई, गाम से याद कर लेना आप, GAM, एंटीबॉडी G, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी M, गाम से याद कर लेंगे। एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे ही सर्विक्स में स्पर्म जाते हैं, वेजाइना में जाते हैं, तो भाई फीमेल के लिए तो हमारा जो स्पर्म होता है वो आउटर पार्ट है, एंटीजन का काम करेगा, और एंटीजन को भी कोई भी क्या बॉडी किल कर देगी। तो कौन सी एंटीबॉडी आती है स्पर्म को मारने? GAM, IgG, IgA, IgM, गाम से याद कर लेना, ठीक है। एक सेकेंड, आगे देखो भाई, ओहो देखिए, डिस्पेयर यूनिया क्या होता है? पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए वुमेन। अगर एक वुमेन को जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन महसूस हो तो इस कंडीशन को कहते हैं DYSPARE यूनिया, डिस्पेयर यूनिया, डिस्पेयर यूनिया, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका MTP इज लीगलाइज्ड, लीगली अलाउड अप टू 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 7 महीने तक लीगली अलाउड है भाई, हालांकि रिस्क होता है वो अलग बात है, पर पूछ रहे आपसे MTP कब तक अलाउड है? 7वें महीने तक MTP अबॉर्शन करवा सकते हैं लीगली, ठीक है। हाँ, एक टॉपिक दे रखा है पैराग्राफ NCERT में, कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, ये आप लोग बताएंगे। ये आप लोगों ने क्वेश्चन है कि 3 महीने की अवधि पे अगर आप MTP करवा रहे हैं तो आपको 1 चाहिए या 2 चाहिए, और अगर आप 7वें महीने पे क्या करवा रहे हो, अबॉर्शन करवा रहे हो, तो आपको कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, ये आप कमेंट करेंगे, NCERT से पढ़ के बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, डिपो-प्रोवीरा इंजेक्शन किसके डेरिवेटिव होते हैं? मतलब आपके पास इंजेक्शन है डिपो-प्रोवीरा, समझ गए होंगे अब तो आप, किसके डेरिवेटिव होते हैं भाई? प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव इंजेक्शन होते हैं। अगर ये इंजेक्शन लगा देंगे तो भी आपकी प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी? नहीं होगी, समझ रहे हो? इन्हीं को लगा के तो ऑपरेशन करवाते हैं। ये अब बच्चा जैसे मान लो इम्प्लांट हुई, जो आपकी ब्लास्टोसिस्ट है उसको प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन दे दिया, तो अब प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी तो इम्प्लांटेशन से वो एंडोमेट्रियम से झड़ जाएगी, सेट कर जाएगी, तो धीमे धीमे लोग कट कर देते हैं, फिर बच्चा बाहर आ जाता है, जो एम्ब्रियो बाहर आ जाती है, समझ लीजिए। अगला अभी पॉइंट, मिनी पिल्स क्या होती है? व्हाट आर मिनी पिल्स? मिनी पिल्स ओरल कंट्रासेप्टिव है भाई। मिनी पिल्स क्या होती हैं? बोला सहेली एक मिनी पिल्स है जो केवल एक ही डेरिवेटिव से बनी हो, जैसे जो सेंट्रोमेन से बनी होती है ना सेली, मिनी पिल है। एक होती है कंबाइंड पिल, जैसे माला डी माला एन, जिसमें एक से ज्यादा डेरिवेटिव हो। माला डी और माला एन कंट्रासेप्टिव पिल है जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन भी होता है, जिनके अंदर और एस्ट्रोजन भी होता है। ध्यान रखना भाई, ये बात बहुत जरूरी है। माला डी और माला एन बोथ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रखती है, ठीक है। अब एक पॉइंट है भाई, पॉजिटिव चेक्स बाय माल्थस। माल्थस ने किसे पॉजिटिव चेक कहा है? बोला उन्होंने, माल्थस ने थ्योरी दी है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी किसने दी है? थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ये थ्योरी दी है किसने? माल्थस ने। उन्होंने 5 पॉजिटिव चेक बताए जो ह्यूमन की पॉपुलेशन ग्रोथ पे इफेक्ट डालते हैं। पहला, हंगर, भूख। अगर इंसान को रोटी नहीं मिली, भूखा होगा तो उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी। एपिडेमिक्स, कोई आपकी एपिडेमिक्स आ जाए, जैसे कोरोना वायरस आ गया, बीमारी फैल जाए, तो भी भाई पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो सकती। बाढ़ आ जाए, युद्ध हो जाए, कैटास्ट्रोफिक कंट्रोल, कैटास्ट्रोफ हो जाए, कोई विस्फोट हो जाए, उल्कापिंड करके आपको। तो ये 5 पॉजिटिव चेक बताए थे माल्थस ने। ये पॉजिटिव का मतलब बोला, देखो जबरदस्ती नहीं करवा रहे हैं हम,
ये ऐसे फीमेल फोर्टिसाइड नहीं करवा रहे हैं धक्के से, नेचुरल कैलेमिटीज है ये तो। क्या होती है? आपदाएं होती है, सुना ना, आपदाएं, कैलेमिटीज जो प्राकृतिक तौर पे आती। इनको जो हमारा माल्थस है उन्होंने पॉजिटिव चेक्स बोला है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ पे। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, किसने? माल्थस जी ने। चलिए उसके बाद 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस कौन कौन सी है ये बताओ। डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड 5 प्रोसेस कौन कौन सी बताइए। देखिए पहला फर्टिलिटी है, उपजाऊपन, बच्चे पैदा करते हैं ना, पॉपुलेशन में होते हैं, जनसंख्या कितनी ज्यादा बढ़ रही है। मोर्टलिटी डेथ होती है, मैरिज शादी होती है, क्या माइग्रेशन एक स्थान पर जाते हो आप। सोशल मोबिलिटी सामाजिक, यानी कोई परिवार मान लो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, अपने गांव से दूसरे गांव चले गए, समझ रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर चले गए, दिल्ली से मुंबई चले गए, मुंबई से कर्नाटक चले गए, कर्नाटक से लंदन चले गए, लंदन से वापस आ गए। ठीक है, अगला भाई मैक्सिमम सक्सेस रेट कौन से इम्प्लांट की होती है? बोला जो आईओडीएस होते हैं, कंट्रासेप्टिव आईओडीएस होते हैं ना, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इन इम्प्लांट कहते हैं। बोला इनकी ये जो डिवाइसेज है इम्प्लांट और होते हैं स्किन के अंदर रहते हैं, ऐसे ही आईओडीएस जैसे ही, समझ आ रही बात। तो भाई आपके जो इम्प्लांट होते हैं उनकी मैक्सिमम सक्सेस रेट होती है, आप समझ सकते हो आईओडीएस इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की भी सक्सेस रेट काफी अच्छी होती है। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, अगला पॉइंट, अवर 35 ईयर्स, अगर कोई महिला 35 साल के बाद प्रेग्नेंट होती है या 35 साल की उम्र में, ठीक है, तो इसकी भाई कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग करवानी बहुत जरूरी है, या की जाती है। क्या? कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग की जाती है। क्यों? कोरियोनिक विलाई का सैंपल लिया जाता है 35 साल की वुमेन अगर प्रेग्नेंट होती है तो। बोला ऐसा क्यों? बोला ऐसा इसलिए कि भाई डाउन सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाता है 35 साल, अगर आप ज्यादा साल की उम्र में बच्चे पैदा हो रहे हैं ना फीमेल के, तो उसको डाउन सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए उनकी क्रोनिक विलाई सैंपलिंग की जाती है। क्या की जाती है भाई? कोरोनिक विलाई सैंपलिंग की जाती है। क्या की जाती है? कोरोनिक विलाई सैंपलिंग की जाती है। क्या की जाती है? कोरोनिक विलाई सैंपलिंग की जाती है। ठीक है, हो गया भाई। उसके बाद मैग्नीज डेफिशिएंसी, क्या भाई? मैग्नीज डेफिशिएंसी लीड्स टू इनफर्टिलिटी। बताइए इनफर्टिलिटी किसके कारण होती है? इनफर्टिलिटी, अनउपजाऊ क्षमता, इनफर्टाइल। और एक और बात, किसी को इनफर्टाइल कपल कौन होता है? देखिए 2 साल तक अगर बिना किसी बैरियर के सेक्स करते हैं मेल और फीमेल कपल जोड़े और उनको बच्चा नहीं होता है, तो हम कहते हैं वो इनफर्टाइल है, अनुपजाऊ, उपजाऊ नहीं, समझ रहे हो। तो ऐसे कपल 2 साल तक आएगा स्टेटमेंट, कितने साल तक? अप टू 2 ईयर्स तक अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं फिर बच्चा नहीं हो रहा है तो उन्हें हम इनफर्टाइल कपल कहेंगे। ठीक है, और भाई इनफर्टिलिटी आने के लिए कौन सा मिनरल जिम्मेदार है? कमेंट करो जल्दी से, कौन सा मिनरल जिम्मेदार है? किसकी कमी हो जाए? मैग्नीज की कमी हो जाए, मैग्नीज की कमी हो जाए तो इनफर्टिलिटी आएगी भाई, समझ रहे हो क्या? बिल्कुल। अगला भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, जो 1948 में स्टार्ट हुई थी इसकी, फॉर बेस्ट हेल्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट, बताइए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को, 17 जुलाई को तुम्हारा एग्जाम होगा, 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाएंगे और 17 जुलाई को नीट। क्या बात है सर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका देखो यहाँ चीज अच्छी होती है। हमने इस वीडियो पढ़ा और लास्ट में 11 जुलाई आ गया, लास्ट में हम यही कहते हैं 17 जुलाई। ठीक है, इसका मतलब हमारे नोट्स काफी अच्छे हैं, ये प्राकृतिक नेचुरल इंडिकेशन है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ये अगर तू पढ़ के जाएगा वही तरह क्वेश्चन में नीट में आएगा। मत कर, जो तू पढ़ के जाएगा, जहां तू बल्ला घुमाएगा वहीं बोल पड़ेगी बेटा। ये मतलब इस बाल का नहीं, इस बात का, समझ रहे हो। तो ये था भाई हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक। ठीक है, आवर अप्रोक्सीमेटली फिनिश्ड। ठीक है, आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार रिवीजन जरूर लगाइए अपने मन को, अपने दिमाग को समझाने के लिए। ठीक है, नाउ भाई नीट 17 जुलाई 2022 को होने जा रहा है, इसकी अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 17 जुलाई को नीट। क्या बात है, इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, होप सो भाई हमारा जो भी हो, आपको तगड़ी तैयारी करनी है नीट के लिए। और हाँ भैया, जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ ज्ञानवान लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो क्या, नीट की तैयारी करवा रहे हैं स्पेशली, और वही क्वेश्चन आएंगे जो पढ़ाएंगे। और क्या चाहिए तुम्हें? तो अच्छे से प्रिपेयर, और ध्यान रखना इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना कम से कम, तो तुम्हारी पक्की हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करना इसकी, रिपीट करना, रिकॉल करना इसको दिमाग में कि हाँ ये पढ़ाया सर ने,
और एक पॉइंट जो मैंने बताया वहीं से क्वेश्चन बनेगा। और बाई चांस भाई कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को शेयर भी कर दिया है अपने दोस्तों के पास और लाइक भी कर दिया है, तो कमेंट भी जरूर कीजिए और बताइए वीडियो कैसी है, और व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाएं, ये भी बहुत जरूरी है मित्रों, समझ रहे हो। चलिए भाई, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। नीट 725 को आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है और अपने सपनों का जो कॉलेज है उसको अचीव कर लेना है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, जय माता दी।